नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे। जो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है और अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है और तोशा खाना से अलकादर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्वस शख्स को बचाने के लिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सरगर्म हैं। इस शख्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना करियर दाव पर लगा रहे हैं, ये कहना था उनका। इसके अलावा मरीन नवाज साहिबा कहती है कि चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना इमरान खान साहब को अच्छा साबित नहीं करता। सदर मुमलिकत ने खत लिखा है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, एक और खत जी, ये पहला खत तो कहीं और लिखा था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर ये जो खत लिखा है वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है। इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत की दावत दी गई है। इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर जो है वो होनी चाहिए। आइन का हवाला जो है वो भी उनकी तरफ से दिया गया है। मुल्क में आम इंतखाबात 9 महीने से कबल मुमकिन नहीं है। ये कंवर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, वो ये कह रहे हैं, उनका ये अंदाजा है। वो ये कहते हैं कि इस तरह आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो 9 महीने या मई 2024 से पहले जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे। क्या होगा इलेक्शन की, क्या फाइनल तारीख सामने आती? मुलाकात तो अब तय हो चुकी है सदर साहब की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो अब उसमें से क्या निकलेगा ये भी हम देखेंगे। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया है। जी हाँ, ये नया वाला बिजली बॉम्ब है और इसमें 5.40 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई है। अभी कल ही हम बात कर रहे थे और कल दुहाइयां दे रहे थे, लेकिन आज फिर से बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा हो गया जी। इंटरबैंक में नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर यकदम 6 रुपए बढ़ा है और 312 रुपए पर बंद हुआ है। महंगाई का एक तूफान है जो कि थमने में नहीं आ रहा है। हर रोज 2-3 ऐसी खबरें होती हैं जिसमें महंगाई के हवाले से एक ऐसी खबर होती है जिसकी वजह से शायद बहुत सारी चीजें जो है वो साथ वैसे ही बढ़ जाती है, जिनमें पेट्रोल होता है, बिजली होती है या फिर जो है वो डॉलर होता है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब खबरें तो कोई अच्छी नहीं है, आपने सुनी ली होंगी कि क्या क्या खबरें हैं। मैंने देखा ये कि जब बिजली महंगी हो जाए या डॉलर महंगा हो जाए या और महंगाई की कोई बात हो तो आपके माथे पे कई कई तिवरियाँ पड़ती हैं, लेकिन जब इंसाफ का खिलवाड़ किया जा रहा हो तो आपका चेहरा बिल्कुल स्पॉट होता है, कोई उसके ऊपर जज्बात नहीं होते हैं। जी मैं आपको एक हवाला देता चलूँ इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता है कि बरतानिया की मुकम्मल तौर पर तबाही हुई थी। उसके बारे में एक हिस्टोरिक जुमला कहा गया कि ब्रिटेन वॉज रेस टू ग्राउंड, यानी ज़मीबेस कर दिया था उसको उसने। तो सर विंस्टन चर्चिल उसके वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जस्टिस मिनिस्टर से पूछा कि क्या हमारे मुल्क में इंसाफ का अदारा ठीक काम कर रहा है? उसने कहा जी ठीक कर रहा है। उसने कहा फिर हम 10 साल के अंदर दोबारा उठ खड़े होंगे बहैसियत एक कौम के। पता ही चला कि जिन मुआशरों में इंसाफ सही हो वो मुआशरे न मरते हैं बल्कि हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इस मिसाल को सामने रख के अगर मैं अपने यहाँ इंसाफ का निज़ाम देखूँ तो मेरे पास 2-3 क्राइटेरियंस हैं ये चेक करने के। पहला तो ये कि मैं इंटरनेशनल रेटिंग में इंसाफ के वाले से कहाँ खड़ा हूँ, तो वो तो अल्लाह के फजल से तो नहीं कह सकते, ये हमारी बदकिस्मती है कि वो 130 नंबर पे हैं हम, ठीक है जी। और अब जब ये अपडेट होगी लिस्ट तो कहाँ चले जाएंगे हम, ये हमें अभी मालूम नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब इंसाफ के जो गारंटर्स हैं, वो जिन्होंने इंसाफ मुहैया करना है, वो जिन्होंने इंसाफ का हसूल मुमकिन बनाना है, जब वो इंसाफ के तकाज़ों से मुतज़ादम होने लगे या उसके बरअक्स काम करने लगे तो इंसाफ का जनाजा उठ जाता है। कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारी अदालतों में भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ अब से हो रहा है, ये काफ़ी देर से हो रहा है। बहुत सारे इसके हवाले हैं, उसकी तरफ मेरे ख्याल से इशारा करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो है कि चीफ जस्टिस साहब को इतनी बेचैनी और इतनी बेताबी क्यों है कि तोशा खाना का केस ट्रायल कोर्ट के बाद अभी हाई कोर्ट की स्टेज पर है, मगर वो फैसला देने के लिए मचले चले जा रहे हैं। उन्होंने आज ये माना कि हम इस स्टेज पर मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट के जज को यानी उसके हाथ बांध दिए ये कह के कि कल 12 बजे से पहले इसका कर दें फैसला हम, क्योंकि 1 बजे तो हमने सुनना है इसको। कभी हुआ ऐसा? कभी सुना आपने ऐसा? लिहाजा उसका अनफॉर्चुनेट आस्पेक्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब आज बोले हैं, उनका कि जनाब ये साकिब निसार साहब और उनके साथी जो थे या उनके हवारी या उनका ग्रुप या उनका ग्रोह, वो मुझे अंदर करने और नाअहल करने पर तुले हुए थे और उन्हें अल्टीमेटली करके छोड़ दिया। हो गया मैं। लेकिन ये जो जस्टिस बंदयाल साहब हैं, ये इमरान खान साहब को बचाने में इतना आगे चले गए हैं कि अपना कैरियर भी स्टेक में डाल दिया इन्होंने। ये अब फिर इस तरह के जुमले उठेंगे ना, आएंगे ना। आगे देखिए जनाब, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ है जिसकी बैकग्राउंड ये है कि जी ये
फैसिलिटेटर हैं कह लीजिए, या सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पीटीआई के लिए। वो फिर इस तोशाखाना केस के जज के तौर पे बैठे हुए हैं। ये कहाँ होता है? रेफरेंस आपके खिलाफ दायर हुआ है, वो तो चीफ जस्टिस साहब ने लगाना नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि ये इंसाफ के साथ जिस जिस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है वो आपके सामने है। अब आप देखिए जनाब चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां हैं, आप जजमेंट नहीं दे सकते जब तक आपके सामने केस ना आए। ठीक और है, ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मदाखलत कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, कौन कहता नहीं कर सकते, अनलेस द केस इज ब्रॉट टू यू। आप दावत नहीं दे सकते, जिस तरह जस्टिस खोसा ने कहा था इमरान खान साहब क्यों सड़कों पे जलील हो रहे हैं, मेरे पास लाएं पनामा केस, मैं करके देता हूं फैसला। ये तो रवायात है हमारी, ये बहुत अच्छी रवायात हैं। वही कुछ तो ये हो रहा है कि अभी आपके पास केस आया नहीं है, आपने फैसला लिखवा दिया। भाई खुदा के लिए कोई रहम करें इस मुल्क के ऊपर। दूसरी बात यह है कि जस्टिस मंदोखेल साहब ने, जो खोसा साहब हैं, उनसे सवाल किया कि भाई क्या पीटीआई के चीफ ने अपने खिलाफ होने वाला फैसला जो है ट्रायल कोर्ट का उसको चैलेंज किया? जवाब नफी में है। अच्छा, नहीं किया, उसको चैलेंज नहीं किया है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुकदमे के अंदर जो लीगल सवाल हैं उनको भी चैलेंज नहीं किया है। जो तरीकाकार होता है, आपने अगर एक जजमेंट के खिलाफ जाना है तो उसका एक तयशुदा तरीकाकार है, क्या आप उसको वो चैलेंज तो करेंगे आपने अगर अडॉप्ट आपको किया लगता नहीं है है, कि नहीं? लेकिन आप फौरी तौर पर बस फैसला करने पर तुले हुए हैं। आगे आ जाए जनाब। चीफ जस्टिस साहब का इस्तदलाल ये भी है कि ट्रायल कोर्ट ने जो मुलज़िम है उसको ज्यादा मौका नहीं दिया, उनको सुना नहीं। मुझे ये बताएगा कि अभी आज जो ये उठाया गया है ये कौन से इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उठाया कोई गया इख्तियार ना, कानून ना उनका कानून का कोई इख्तियार है, ना उनका इंसाफ का कोई इख्तियार है। जो उनके पास सो मोटो का एक्शन था वो भी अब उनके पास नहीं है। तो लेकिन उन्होंने करना वही है जो उन्होंने तय किया हुआ है। अब मैं दूसरी जो बात कर रहा था वो ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब जो मुलज़िम है उसको मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन से लेके ट्रायल कोर्ट तक 40 पेशियां होगी, उनमें 4 दफ़ा भी पेश नहीं हुए वज़ीर साहब, 2 दफ़ा भी पेश नहीं हुए वज़ीर साहब। फिर कहते हैं मौका नहीं मिला। जिस दिन जज ने फैसला किया हुआ क्या, एक दिन पहले उन्होंने उनके वकील को कहा था कि कल आप मुलज़िम समेत पेश हों क्योंकि कल मैंने एक केस सुनना है और फैसले पर पहुंचना है। इसके बावजूद ना वकील आया ना मुद्दई आया, तो जज क्या करे? तौहीन होने दे अपनी अदालत की। तो ये सारे इस्तेदाल जो है ये घड़े जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली सूरत इस तरफ जा रही है कि कोई सिमत नज़र नहीं आती है हमारे यहाँ इंसाफ की कि इंसाफ किस तरफ लेके। लिहाजा फिर कमेंट्स तो आएंगे ना। आप देख लीजिए मरियम नवाज ने क्या कहा, उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा जिस तरह का कंडक्ट उनका है। चीफ जस्टिस का पीटीआई चीफ की वकालत करना जो है ये इमरान खान को अच्छा नहीं बना सकता। ये कहा ना, फिर उन्होंने कहेंगे ना फिर लोग। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो फिर इस तरह के कमेंट जो हैं वो आएंगे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, द केस इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड ऑन मेरिट्स। खुदा के लिए बेसब्री का मुजाहरा ना करें, लीगल प्रोसेस पूरा होने दें। जब आपके पास मसला आएगा तो आप देख लीजिएगा उसकी सेहत पे क्या है। अच्छा वक़ार साहब, ये केस जिस भी तरीके से उठा है या टेकअप किया गया है, अब आपको क्या लगता है, क्या एट द बैक ऑफ हिज माइंड ऑब्वियसली तनकीद तो हो रही है चीफ जस्टिस साहब पर, क्या है कि जाने से पहले ज़रा इसको जो है। जी आपको याद होगा एक ब्लॉगर्स के साथ मीटिंग हुई थी, सोशल मीडिया हैंडलर्स के साथ और ब्लॉगर के साथ चीफ जस्टिस साहब की। उनका तो मैं जाने से पहले ऐसे फैसले करके जाऊंगा कि कौम याद करेगी मुझे। यकीनी तौर पे वो ऐसे फैसले कर रहे हैं कि हम उन्हें वाकई याद रखेंगे। क्योंकि अब तो अगर दिनों की बात की जाए तो काउंटडाउन तो शुरू हो चुका हुआ है। जी इसीलिए वो जल्दी में है ना, बहुत जल्दी में है। ये वो बाहर नजर आ रहा है कि वो बहुत जल्दी में है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कंडक्ट नहीं होना चाहिए कोर्ट का कि उससे ये लगे कि किसी मुलज़िम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से तरफदारी की जा रही है या किसी को सजा से बचाने के लिए अदालतें वकील बन गई हैं। देखें ना, ये भी हमने सुना और ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो एपेक्स कोर्ट है ये तबसरा किया जाए कि वो पीटीआई के फैसिलिटेटर्स हैं। ये अच्छी बात है। क्या इससे मुल्क का वकार बुलंद होगा? क्या इससे हमारी शान बढ़ेगी? हमारा कितना तमस्खुर उड़ रहा होगा बाहर, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती।
किसी केस को जल्दी निपटाना तो वैसे कोई जो है वो बुरी या मुजायके वाली बात नहीं है, लेकिन फिर अगेन वही वाला ख्याल आ जाता है कि पता नहीं कितने 55,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। हाँ, तो वो उनका तो वाली वारस कोई है नहीं। ख्वाजा आसफ ने कहा कि 2,700 पता नहीं कितने अरब रुपए के केसेस पेंडिंग पड़े हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो सकता है। उस तरफ तो कोई जाएगा नहीं। इस केस की जल्दी है, इसीलिए इस पर एतराज हो रहा है। यानी हमारे यहाँ इंसाफ का जो निज़ाम है वो भी पॉलिटिसाइज हो गया हुआ है, बिल्कुल सियासी रंग उसके ऊपर चढ़ गया हुआ है। तो फिर कहाँ पर जो उम्मीद है वो लगाई जाए? भाई देखें, सूरत हाल ये है कि कोई ना कोई जज कभी ना कभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नसीब होगा। आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, अल्लाह करे। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ताला कोई इसी ऐसे शख्स को चीफ जस्टिस बना जो कानून के धारे को सीधा करे, जो सस्ता और इमीडिएट फौरी इंसाफ जो है उसको यकीनी बनाए। कब अल्लाह मियां हमारी दुआ सुनेगा इसके बारे में कहना कुछ वो कब की तो मेरे ख्याल में दूर की बात हो जाती है। जो नामजद है उनके ऊपर बात कर लेना कि मतलब अगर वो आएंगे। देखिए हर एक ने अपनी पोजीशन में आके खुद को साबित करना है। एग्जैक्टली, किसी के बारे में अंदाजे लगा के और स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ assumptions भी तो होती हैं ना, कुछ हर जज का भी होती है। हर जज का अपना कंडक्ट है, हर जज की अपनी रेपुटेशन है। तो लेकिन जैसा मैंने कहा, जब आप पोजीशन ऑफ पावर में पहुंचते हैं, जब आप टॉप स्लॉट में आते हैं, तब पता लगता है जब वो एक्चुअली जिम्मेदारी आपके कांधों पे होती है तो तब पता लगता है कि आप किस तरीके से जो है उसको परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल में एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें सदर मुमलिकत ने खत लिखा है जी, इंतखाब का मामला है, इंतखाब की तारीख देने का मामला है। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। खत लिखा है जी सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मामला है इंतखाबात की तारीख का। मुशावरत के लिए दावत दी गई उनकी तरफ से और ये कहा जा रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा को आज या कल मुलाकात के लिए जो है वो बुला भी लिया गया है। इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर होनी चाहिए, ये कहना है सदर आरिफ अलवी साहब का। बुखारी साहब, मेरे ख्याल में आइन की रूह के मुताबिक तो जो अलवी साहब है वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर होना चाहिए इलेक्शन। वो कहते हैं ना कि वो फलाने बंदे की मत मारी गई है। मुझे लगता यूँ है कि भाई साहब की मत मारी गई है, इसलिए कि उन्हें ये नहीं याद कि जाते जाते सेनेट और कौमी असम्बली उनके साथ जो हाथ कर गई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स को अमेंड करके उन्होंने ये हतमी फैसला कर दिया है कि इलेक्शन की तारीख देना ना सुप्रीम कोर्ट का काम है ना सदर साहब का काम है, ये एक्सक्लूसिव इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। क्या आपने और मैंने इस पे बात नहीं की? बिल्कुल की है। क्या आपको इस खबर का पता नहीं है? तो आप उनकी इल्मियत के बारे में खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उनको ये नहीं पता है। उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी को खुश करने के लिए खत लिख मारा है। इस खत के दो जवाब हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस रिलीज कह दें या बयान जारी किया है कि जी हमने बड़ी जमातों के साथ इलेक्शन के हवाले से मुशावरत करने का फैसला कर लिया है, और इस ज़मन में शहबाज शरीफ, इमरान खान, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी को मदऊ भी कर लिया है। अच्छा जी, समझ नहीं आ मेरी बात? ठीक है कि इलेक्शन चूंकि अब करवाना, उसकी तारीख तय करना हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन का काम है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन अपना रोल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन निभाना शुरू हो गया है। सही है। मगर हजर साहब जो हैं उनको बहुत जल्दी है, तो उनसे चूंकि एक पहले वो एक हरकत पहले हो गई उनसे, जो उन्होंने आपको बताया, याद है कि नहीं? जी बिल्कुल याद है मुझे ये बताइएगा कि आप ये मुलाकात, मुझे वो हरकत तो बता लेने दें क्या हुई है। वो जो उन्होंने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने माफी मांगी है, पता था उनको कि क्या किया उन्होंने। जब उनकी पार्टी के लीडरों पर हाथ पड़ना शुरू हुआ है, जब पर्चा हो गया पार्टी चीफ के खिलाफ, पर्चा हो गया सीनियर चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, पर्चा हो गया आसिफ उमर के खिलाफ, तो अचानक लाठीचार्ज शुरू हुआ उनके ऊपर पार्टी के अंदर। तो उन्होंने एक अदर ट्वीट कर मारी, और उस ट्वीट में भी कन्फेशन है कि गलती हो गई, मेरे से रह गया, वो कानून बन गया है, अब जो उससे मुतासर हो रहे हैं उनसे मैं माफ़ी की तलबगार हूँ। इसके अंदर भी एक इनबिल्ट कन्फेशन है। ठीक है। अब उन्होंने दूसरी हरकत ये कर मारी है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत ठोक दिया है कि भाईजान 90 दिन में इलेक्शन कराओ।
सही है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसी तरह से बाउंड तो नहीं है अभी? अगर एब्सोल्युटली मुझे तो डर ये है कि शायद वो मिलने से भी इनकार कर हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी कि मुलाकात होने भी जा रही है या नहीं, या वो माजरत कर लेंगे? हाँ, वो मेरे ख्याल से उनको माजरत कर लेनी चाहिए। हाँ। इसलिए कि इनका भी टेंडर कम रह गया ना। वो तो बंदियाल साहब तो 16 को जाएंगे, ये तो 9 तारीख को जा रहे हैं। सही है, ये 9 सितंबर को फारग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, इलेक्शन 90 दिन में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकल ऐलान कर दिया हुआ है कि 90 दिन में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसने ये न सिर्फ ये कि तस्दीक कर दी है नई मरदमशुमारी की, बल्कि ये इंदिया भी दे दिया है कि आने वाले इंतखाबात अब इस नई मरदमशुमारी पर होंगे। सही है। अब अगर ऐसा होना है तो फिर उसके लिए हल्का बंदियाँ होंगी, हल्का बंदियों के बाद फिर वोटर लिस्ट अपडेट होंगी, फिर इनके ऊपर एतराज़ात आएंगे। मैं मतलब है मेरे सामने रखा हुआ है जो आज कंवर दिलशाद साहब ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने तो पूरी तफसील बयान कर दी है। वो ये कहते हैं कि नई हल्का बंदियाँ 7 से 8 अक्टूबर के दरमियान होंगी। हल्का बंदियों पर तजावीज़ 10 अक्टूबर से 8 नवंबर के दरमियान की जाएंगी। एक तरह से शेड्यूल ही जारी होगा। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ 5 से 7 सितंबर मुख्तसर किए जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं बिकॉज ही हैज़ बीन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उन्होंने ये काम सारा किया हुआ है, लिहाजा वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक ये होना है। आगे वो कह रहे हैं कि शेड्यूल के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियों की हदूद पर मबनी तफसीलात 9 अक्टूबर को शाया की जाएंगी। अच्छा। जिस पर रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन 11 नवंबर को कबूल करेगा, जिन्हें दुरुस्त करके 8 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा, जबकि हल्का बंदियां 14 दिसंबर 2023 को शाया की जाएंगी। उसके बाद फिर आपको 54 दिन चाहिए, ठीक है, या 90 दिन चाहिए। तो जो ये शेड्यूल दे रहे हैं भाई साहब, उसके मुताबिक तो इलेक्शन मई से पहले नहीं होते। हाँ जी। तो वो जो फरवरी मार्च, पहले तो तकाजा ये है ना कि जी आप सितंबर में कराएं, अक्टूबर में कराएं, इसके मुताबिक तो मार्च में भी नहीं होते। सही है। ये तो जा रही है बात मई में। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट साहब को अब मेरे ख्याल से जाते जाते कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो उनके इस ओहदे और उनकी ज़ात के खिलाफ जाए या उनकी इज्जत और एहतराम में कमी का बायस बने। सही है। आप सदर हैं, आप मुल्क के सदर हैं, आप पीटीआई के सदर नहीं हैं। एज अ पीटीआई के वर्कर के तौर पे एक्ट ना करें, अपने ओहदे के तकाजे पूरे करें और आइन जो कहता है उसके मुताबिक चलें। इस सूरत हाल का तकाजा ये है कि इलेक्शन का सारा प्रोसेस मुकम्मल करने में टाइम तो लगेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने चालाकी तो मैं नहीं कहूँगा, इंटेलिजेंटली जो टॉप पार्टी के लीडर्स हैं इंक्लूडिंग पीटीआई चीफ, उनको इनवाइट किया कि आए भाई मुशावरत करते हैं इसके ऊपर और तय करते हैं कि इलेक्शन कब कैसे करवाना है। सही है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सही सिमत में यानी एक पेशरफ्त है। इसको सबोटाज करने की कोशिश प्रेसिडेंट साहब को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे मेरा तजर्बा बताता है कि वो अभी इससे भी 4 कदम आगे जाएंगे। अच्छा, वो क्या? कुछ भी करेंगे। वो अपनी पार्टी की खिदमत के लिए, अपने पार्टी के लीडर की खिदमत के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए कि वो कहते हैं ना कि ना आप इधर के वो है वो नहीं तो फिर उस्ताद का शेर सुन लेना। हाँ। कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। अब चूंकि उनके चल चलाओ का टाइम है, हाँ। इसलिए वो मेरी उनसे दरख्वास्त है ये कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके इज्जत और एहतराम में कमी वाक़ हो। सही है। नहीं तो फिर बुखारी साहब अगले आने वाले दिन तो काफ़ी जो हैं वो ये बड़े हंगामा खेज होंगे, बड़े न्यूज़ी डेज होंगे, क्योंकि 9 तारीख को उन्होंने जाना, उससे पहले वो भी कुछ करना चाहेंगे कि उनको याद रखा जाए तारीख पर। फिर चीफ जस्टिस साहब के भी जाने में दिन जो है वो कम रह गए, तो मेरे ख्याल में आगे जो दिन आ रहे हैं काफ़ी न्यूज़ी होंगे। जी काफ़ी हंगामा खेजी होगी। इसमें हमारा भी काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें भी काम ज़्यादा करना पड़ेगा। इवेंटफुल डेज आ रहे हैं। द हिस्ट्री विल मूव वेरी फास्ट। तो क्या होगा, कौन क्या करेगा, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, ये सब आने वाला वक्त तय करेगा। वी नीड टू वेट फॉर ए व्हाइल बिफोर द सिनेरियो इज क्लियर। सही है बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने वो एक जो बात बीच में की कि तमाम जो पार्टी के सरबराहान को मदऊ कर लिया गया है
तहरीक इंसाफ से अब किसके पास मैंडेट है? अगर नहीं फर्स्ट लीडरशिप मौजूद होती है जो फ्रंट फुट पे होती है, जो कि नहीं है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, तो ऐसी सूरत हाल में फिर अभी कौन जो है वो पार्टी को देख रहा है और किस तरीके से? देखिए, असूली तौर पर तो खान साहब को मदऊ किया जाना चाहिए था, लेकिन वो तो सज़ा भुगत रहे हैं। वो किसी केस में गिरफ्तार नहीं है, बल्कि उनको सज़ा हुई हुई है, वो सज़ा भुगत रहे हैं, वो तो नहीं आ सकते। तो फिर दूसरे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब के भी अरेस्ट हैं, मगर उनको अभी सज़ा नहीं हुई है। मुमकिन है उनकी बेल हो जाए, मुमकिन है उनको इनवाइट किया जाए। दूसरे हैं प्रेसिडेंट पार्टी के परवेज़ इलाही साहब, उनको हरचंद के पार्टी में उनकी ज़्यादा पजीराई नहीं है, और वो भी इस वक्त चूँकि जेल में हैं। आज उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद उनको रिहा कर दिया जाएगा। अगर वो रिहा हो जाते हैं तो फिर पार्टी के प्रेसिडेंट को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनकी प्रेसिडेंसी के बारे में ख़त जो है इलेक्शन कमीशन को लिखा जा चुका था। तो वो असूली तौर पर तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और अगर ये मुज़ाकरात होते हैं या मुशावरत होती है जिसका हमने जिक्र किया है, तो फिर परवेज़ इलाही साहब शुड बी द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन टू पार्टिसिपेट। आपको लगता है कि अभी भी जो है वो इसके ऊपर पीटीआई की जानिब से स्पेशली अगर मैं कहूँ तो वो कोई जो है वो कोई महाज खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, या अभी आपको लगता है कि अभी उनको समझ आ गया कि अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इंतखाब, तो चीज़ों को गो विद द फ्लो जाने दिया जाए? और मेरे ख्याल से पीटीआई जो है अपनी कोशिश तर्क नहीं करेगी और इसके ऊपर लगी रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में हवाला दिया, मुमकिन है इस हवाले से भी जाते जाते कोई चांद चढ़ आ जाए हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं। चीफ जस्टिस साहब वो क्या कर सकते हैं? वो एक डेट दे दें कि जी इस डेट पे इलेक्शन कराएं। अच्छा, मतलब इलेक्शन कमीशन का देखें ना, अपनी मर्जी से चला रहे हैं। दायरा कार में उनको दायरा कार की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो उनके दायरा कार में नहीं थे। ठीक है, नहीं तो वो पहले भी तो उनकी बात नहीं मानी गई थी, तो अब ये दे देंगे तो पहले। हाँ, वो 14 तारीख वाली बात नहीं मानी गई ना सुप्रीम कोर्ट को, तो इसके ऊपर बहुत कंसर्न होना चाहिए था, इसलिए कि वो भी एक ऐसा तकाजा था जो पूरा नहीं किया जा सकता था। और अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलेक्शन कमीशन दे पुट देयर फुट डाउन। उनका नहीं जनाब, नहीं हो सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तारीख को दोहराया जाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन, आपको लगता है कि इस तरह के मेरे ख्याल में शायद फैसले जो है वो नहीं देने चाहिए जिन पर आपको पता है कि अमल उमल कोई नहीं होना। इस तरह अदालत के वकार में जो है वो इसी को कहते हैं अदालत का वकार, कि वो इतनी विजडम का मुजाहरा करे कि जब वो मेरिट पर फैसले करेगी तो दुनिया की कोई ताकत उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं रोक सकती। जब आप हवा में फैसले करेंगे तो वही फैसले फिर मुअल्लक रहते हैं। सही, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बताएंगे बिजली बॉम्ब जो है वो आवाम पर गिरा दिया गया है, और डॉलर तो रोज़ ही एक नया रंग हमें दिखा रहा है। बात करनी है हमें बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर। एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हुकूमत ने आवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया, जैसा कि जाने से पहले भी हमने बात की। 5.40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है। वो खाई सा बात मैंने कोई लंबी चौड़ी जो है वो उसको कहते हैं कि कुछ दो चार जुमले बोल के नहीं आपसे पूछना। मेरे ख्याल में कल हम ये काम काफ़ी कर चुके हैं, और कल भी दुहाइयाँ जो हैं वो दी गई थी हमारी तरफ से, और आपने भी सजेशंस दी थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वही सिलसिला जो है वो जारी हो सारी। मुझे नहीं लगता कि अब ये रुकने वाला है। अगर आपके पास कोई अच्छी पुरुमीद बात है तो यकीनन ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। तो किसी शायर ने कहा था ना कि मारा वो दिल पे तीर के निकली है हाय हाय। जो मौजू आपने छेड़ा है इस पर सिवाय हाय हाय के और कुछ नहीं किया जा सकता। एक तसलसल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। एक तसलसल के साथ अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिम्मेदार इसका चाहे कोई भी है, चाहे पिछली हुकूमत थी, चाहे उससे पिछली हुकूमत थी, चाहे मौजूदा हुकूमत है, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, कोई भी है। अवाम तो पिस रही है ना, अवाम की तो पसलियाँ जवाब दे गई हैं, सांसें रुक रही हैं। आप गरीब आदमी को तो छोड़ देना, आप अपनी और मैं अपनी और आपकी बात कर लेते हैं। बिल देख के हमारे ऊपर क्या गुजरती है आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा अब तक कि नहीं हुआ। तो उनका जिनका बिल कभी 700 कभी 1000 आता था, उनको 10 से 15 हज़ार के बिल आ रहे हैं। कहाँ से देंगे वो? उनकी आमदनी नहीं है 15,000, उनकी आमदनी क्या वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं फिर क्या हुआ उसके नतीजे में। कल हमने डिस्कस किया था, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, बिल फाड़ने के मशवरे दिए जा रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस की तरफ राग़ब किया जा रहा है लोगों को। और ऐसी सूरत हाल में लोग 1 सेकंड से पहले इस किस्म की धमा चौकड़ी में शामिल हो जाते हैं।
नहीं बुखारी साहब, मैंने कल भी और आपने भी कल हमने डराया था हुकूमत को कि भाई जल्दी से फैसला करें, कुछ इसमें कोई रिलीफ दें। अगर आपने रिलीफ ना दिया तो आप समझे मारे गए। पिछली हुकूमत ये सारे फैसले छोड़ गई कि आने वाले करेंगे, हम अपने ऊपर क्यों गाली लें। सही बात है। आपको पता है पिछली हुकूमत के जाते ही, पीडीएम की हुकूमत के जाते ही पेट्रोल में 20 रुपए यकलख्त इजाफा हुआ था। बिजली की कीमत में 3 रुपए पता नहीं कितने पैसे यूनिट एक दफ़ा बढ़ चुका है, 5 रुपए 40 ये बढ़ चुका है, और अभी पहले को फिर बढ़ना है, पहले को फिर बढ़ना, मतलब सिलसिला रुक कोई नहीं रहा। 9 महीने आप दे रहे हैं इलेक्शन के लिए कि इलेक्शन उससे पहले दिखाई नहीं दे रहे। उस 9 महीने में आवाम के साथ होनी क्या है, बात इलेक्शन तक पहुंचनी है नहीं पहुंचनी, ये भी इस पे भी जरा रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चीजें खराब हो रही हैं। ये तो मैंने कल भी कह दिया था, मैं आज अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ फिर कि अवाम के गुस्से के को अगर आपने प्रोवोक कर दिया, फिर उसने नहीं देखना कि ये इंटर्म गवर्नमेंट है, फिर उसने नहीं देखना इलेक्शन में 9 महीने लगेंगे, फिर जो कुछ इशारे हमें मिल रहे हैं आज़ाद कश्मीर से, पिंडी से, वो हर जगह होगा। और वो हर जगह होना जो है कोई भी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। हमें इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपने ये सिलसिला रोका ना तो आपके खिलाफ अवाम उठ खड़ी होंगी। ये उनको रोकना फिर किसी के बस में नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है 9 महीने में शायद अवाम की ऐसी हालत हो जानी है कि पता नहीं, वो इंतखाब का भी ख्याल उनको रहता है। जब पेट में रोटी ना हो तो फिर आपको क्या कोई ख्याल रखता है? मैंने अर्ज किया आपसे कि हुकूमत को हम ये डरा रहे हैं कि आपको सिविल डिसोबीडियंस की हैबतनाकी का अंदाजा नहीं है। फिर नोबडी विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉम्ब्स। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इनको रिलीफ दें और फौरी दें। ये हम तकाजा कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से अपने। भाई साहब, इसके ऊपर तो काम नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। मुझे लग रहा है इसके ऊपर काम हो रहा है कि अब मजीद जो है वो किस तरीके से जो है वो आवाम की जेबों में से पैसे निकलवाए जाएं। देखिए, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। IMF के साथ हम डील कर चुके हैं। एक रवायत रही है, एक बुरी मिसाल है जो मुझे देनी पड़ेगी, वो ये कि जो अंग्रेज है या जो अमेरिकन हैं, वो 20 साल अहेड सोचते हैं कि क्या होगा और हमने कैसे उसको हैंडल करना है। चाइनीज जो है वो 50 साल आगे के सोचते हैं। 50 साल के बाद जितनी आबादी बढ़ेगी, चीन ने अब से उनके लिए फ्लैट्स तैयार करके सील कर दिए हुए हैं। जो हिंदुस्तानी हैं वो चंद दिन पहले सोच लेते हैं। अच्छा, हम और जो हम हैं, हमारे सर में जब तक डांग नहीं पड़ती ना, हमारी आंखें नहीं देखी जाएगी, हम ऐसे सोचते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी तबाहकारी से हम शनासा नहीं है। हम माजी में इन तबाहकारियों को बर्दाश्त कर चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, चूँकि अब ये जो तकसीम है और जो रिकवरी है ये उन्होंने सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी है। इनको चाहिए कि अपने अपने इलाके के सर्वे करें, लाइन लॉसेस को रोकें और इसकी कीमत कम करने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है वो कोशिश करें। मैं आज मातम करना चाहता हूँ उन कुव्वतों का जिन्होंने माजी में डैम्स नहीं बनने दिए। वो चाहे पीके की लीडरशिप थी, चाहे सिंध की लीडरशिप थी, उन्होंने अपनी सियासत चमकाने की गरज से पाकिस्तान को एक इतने बड़े डैम से महरूम रखा कि अगर कालाबाग डैम बन गया होता तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि जो बिजली हमें 2 डैम से 4 रुपये कॉस्ट कर रही है, अगर कालाबाग डैम होता तो क्या सूरत हाल होती, और क्या हम इस तरीके से लोड शेडिंग जैसी लानत और ये हर रोज़ बढ़ती कीमतों का शिकार होते नहीं होते। हमने उस वक्त सियासत की और आने वाली नस्लें जो जनरेशन इस वक्त है उसके लिए तबाहकुन। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है ना कि पेट्रोल और बिजली तो ऐसी चीजें होती हैं कि जब इनके दाम बढ़ते हैं तो वो अकेले नहीं बढ़ते हैं, उसका हर चीज को इफेक्ट करेंगे। हर चीज को इफेक्ट करते हैं। तो अब फिर उसके किराए बढ़ेंगे, उसकी कैरेज बढ़ेगी, सब्जियों तक की तो कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर अब महंगाई की एक और लहर आने वाली है जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। लहर तो आना बात की बात है। जो लहर आई हुई है वो ऊंची से ऊंची होती जा रही है। लहर महंगाई की जितनी ऊंची होगी उतनी तबाहकारी भी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डॉलर आपके काबू में नहीं आ रहा। आपने तो कहा था ये हम 200 की सतह पे लेके आएंगे, क्या हुआ उसका? कहाँ गए आपके वो सारे दावे? अब कौन है जिम्मेदार इसका, बताइए मुझे। आपकी पॉलिसी से सवाल भी नहीं हो सकता। आपकी पॉलिसीज इसकी वजह है, आपके गलत फैसले इसकी वजह है, आपकी सीपैक के हवाले से बेअमली इसकी वजह है। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई शख्स आज ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये बताइए कि अब बात निकली है तो कितनी देर लग जाएगी? ये 312 रुपए पे बंद हुआ ओपन मार्केट में डॉलर आज।
देखिए ये तो मुझे लग रहा है कि कोई लगाम इसको नहीं है, क्योंकि जो हमें याद है वो ये था कि डॉलर पैसों में बढ़ता चढ़ता था। जब 1 रुपया साथ लग जाता था, 1 रुपया इतने पैसे, हाँ, तो आंखें खुल जाती थी कि ये क्या हो गया है। अब यहाँ 6-6, 7-7 रुपए, 11-11 रुपए एक दिन में बढ़ रहा है। और अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान को किसी की नजर लग गई है या किसी की बदुआ लग गई है, क्या हुआ है पाकिस्तान? 350 पे भी रुकेगा या नहीं? देखें, ये यहाँ से मज़ीद आगे जाएगा तो इसकी हमारी इकॉनमी की तबाहकारियाँ, हमारे लोन्स कितने बढ़ जाएंगे, हमारी चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ जाएंगी, आपको कोई तसव्वुर ही नहीं है उसका। ये दुआ क्या ख्वाहिश भी ना करेंगे। मुझे ये बताइए कि ये इतने बुरे से बुरे हालात होते जा रहे हैं। हमें तो कहा गया था कि IMF के साथ अगर हमारा मुआहदा हो जाता है तो हमारे दिन फिर जाएंगे, हमारे लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। उधर से पैसे आ गए, उधर से पैसे आ गए। बुखारी साहब, आप भी कहते रहे कि दोस्तों ये एक रोजी पिक्चर पेंट की गई थी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हम उसका हिस्सा थे। हमारा भी ख्याल ये था कि अगर IMF से डील हो जाती है तो फिर सूरत हाल में रेडिकल तब्दीली आएगी। तो ये रेडिकल ही आ रही है वैसे, लेकिन ये रेडिकल तब्दीली नेगेटिव साइड पे आ रही है ना, पॉजिटिव साइड पे नहीं आ रही। फिर अब इसका क्या किया जाए? वो झूठ बोला गया था हमसे कि IMF से मुआहदा हो जाएगा तो हमें सुख का सांस आएगा। मेरे ख्याल से वो इक़दामात जो उन्हें करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए हैं, जिसकी वजह से, जिसके फेलियर की वजह से आज हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। ये जो 12-13 जमातों की हुकूमत थी, ये हमें किसके रहमो करम पे छोड़ के गई है? किसी के भी नहीं है। देखे ना, जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, वो पूरे नहीं कर सके। चाहे इसकी वजह IMF है, चाहे इसकी वजह कोई भी है, आपने IMF के कहने पे हर एक एक्शन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। चीज़ों की कीमतों में तबाहकुन इजाफा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, और अब इसके साथ साथ ये चीज़ें नती जा रही हैं। हाँ, अब मिलना भी बंद हो गैस आप देख लेना। कभी कोई तस्वुर कर सकता था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गैस के ऊपर राशनिंग होगी कि 2 घंटे के लिए सुबह आएगी, 1.5 घंटे के लिए दोपहर को आएगी? नहीं हुआ था, मतलब मेरी होश में तो कम से कम कभी नहीं हुआ था कि गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी हुआ करे। इसलिए कि हमने टाइम से फैसले नहीं किए। हमें जब ऑर्डर करने चाहिए थे हमने ऑर्डर नहीं किए। फिर इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स इन एनीबॉडी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी बेअमली कह लें, फिर तो एक तारीख है ना हमारे यहाँ बैड गवर्नेंस के, किस किस को पूछें, किस किस को रोएं, किस किस पे इल्ज़ाम जो है वो डाला जाए। किसी ने दिल से जो है वो इस मुल्क के लिए अपना समझ के काम ही नहीं किया, तो अब तो सबकी गलतियाँ इकट्ठी होकर एक पहाड़ बन चुका है हमारे सामने। पहाड़ बन चुका है और पहाड़ बुलंद होता जा रहा है। मुझे ख़तरा इस बात का है कि ये कहीं हमारी जो विजिबिलिटी है उससे ये ऊंचा ना हो जाए और हम बर्दाश्त ना कर पाएँ, तो मुआशरा जो है धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल आए। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होकर ये सोचना चाहिए और हुकूमत से दरख्वास्त करनी चाहिए कि गरीब आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के रास्ते ढूंढें। इसके लिए एक्सप्लोर करें। और अल्लाह मियां से जो है वो दुआ जो है वो दोनों मिलके करनी पड़ेगी। और अल्लाह करे कि जो है अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो अल्लाह ताला वो भी हमें माफ़ कर दे और हमारे हालात जो हैं वो किसी बेहतर सिमत की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।